स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज द 9th लेक्चर्स ऑफ द चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशंस। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हमारा कंप्लीट हो चुका है 3 से 4 आगे के लेक्चर्स में। बाकी के लेक्चर्स जो रिसेंटली लास्ट 3-4 लेक्चर्स है हम उसमें रोटेशनल मोशंस के बारे में सीख रहे हैं। वैसे तो एक टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इतना इंपॉर्टेंट, इतना बड़ा या इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, थियरिकल टॉपिक है, फटाफट समझाओ तो भी पता चल जाएगा, लेकिन जरूरी है उसको समझना, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक मानते हैं, जो एक्चुअली है नहीं। हम जनरली अभी तक क्या करते थे, मास और वेट को एक मानते थे, हाँ कि ना, पहले के टाइम में। वो तो 9th में पता चला जब ग्रेविटेशनल चैप्टर सीखा तब कि मास और वेट एक्चुअली अलग अलग चीज है। तब तक तो मास और वेट को एक मानते थे। सिमिलरली सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों अलग अलग चीज, हाँ ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, सेम जैसी होती है, प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक नहीं है। ओके, तो क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? तो आप देख सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि कोई भी पर्टिकुलर कोई पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे कि यहाँ रिजिड बॉडी बताई गई हुई, राइट, इतनी बड़ी रिजिड बॉडी में छोटे छोटे बहुत पार्टिकल्स हो गए, हाँ कि ना। हाँ वो सारे पार्टिकल्स जो है उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होता है। हर एक पार्टिकल्स के ऊपर सिंगल सिंगल वर्टिकल डायरेक्शन में, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है। ओके, तो center of earth is a large distance from the surface. This force due to gravity can be considered to be parallel each other. यानी कि आप समझ लो, पता है कि ये बड़ा सा अर्थ होता है और छोटा सा पार्टिकल्स होता है, और पार्टिकल्स में भी छोटे छोटे छोटे, यानी कि छोटा सा ऑब्जेक्ट है और उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है। तो हर एक फिर भी ये बड़ा बना रहा हो, लेकिन हर एक पार्टिकल्स में जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, हाँ कि ना। यानी कि Yes. हर एक फोर्स की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, सो वी हैव टू आल्सो इंक्लूडेड डायरेक्शंस इन द पर्टिकुलर फोर्स। तो हर एक पार्टिकल्स के ऊपर लग रहे फोर्स एक है, समझ लो कि ये 5 न्यूटन लग रहा है, ये 5 न्यूटन लग रहा है, ये 5 न्यूटन लग रहा है, ये 5 न्यूटन, हर एक के फोर्स 5 5 5 5 5 है। तो टोटल फोर्स कितना होगा कोई बता सकता है? समझ लो इसके अंदर 200 पार्टिकल्स है, ऐसे छोटे छोटे, हर एक पार्टिकल्स के ऊपर लग रहा है फोर्स 5 5 5 5 5 है, और एक पार्टिकल का मास 1 किलोग्राम है। तो कोई बता सकता है कि टोटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना लग रहा होगा? हेलो, 202. 200 इंटू 5, कॉमन लॉजिक है यार, 5 5 5 5 200 टाइम्स लगाओ, सेम डायरेक्शन में है। लाइक एग्जांपल फॉर एक कार है, एक कार को एक बंदा ऐसे धक्का लगा रहा है जो 5 न्यूटन से, दूसरा बंदा भी ऐसे धक्का लग रहा है 5 न्यूटन से, तीसरा बंदा भी ऐसे धक्का लग रहा है 5 न्यूटन से, तो टोटल फोर्स इस कार के ऊपर कितना हुआ? 15 हुआ। तो सिमिलरली यहाँ भी ऐसा होगा, हर एक पार्टिकल के ऊपर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो टोटल फोर्स क्या होगा? एडिशन होगा। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर? टोटल फोर्स के बारे में लास्ट स्टेटमेंट में। और मुझे पता अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में जानना है आपको, लेकिन डोंट वरी, मैं सिखाता हूँ क्या है वो चीज। पहली चीज तो वो तो पता चलना चाहिए कि वेट जो है वो डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन में लगती है। ओके, वेट यानी कि जो लग रहा होता है नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, समझ लो कि ये सेंटर ऑफ मास है आपका। तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा वेट जो है, यानी कि इस सेंटर ऑफ मास से पूरे बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होता है। कौन सी डायरेक्शन में? नीचे नीचे. की डायरेक्शन में। ओके, नाउ एक मिनट हो। सो इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब बोलेंगे सर सेंटर ऑफ मास बोल रहे थे आप, यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। देखो एक चीज है, सेंटर ऑफ मास यानी कि क्या, कि पूरा का पूरा जो बॉडी का जो मास है कोई एक पॉइंट के ऊपर क्या होता है? सेंट्रलाइज होता है, उसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ये मास है और पूरा का पूरा मास को एक पॉइंट के ऊपर सेंट्रलाइज होता है, ऐसा हम मानते हैं, एक्चुअल में होता नहीं है, हाँ कि ना। मास तो है यहाँ इधर उधर है, तो कहां से ये पूरा मास यहाँ? हमने तो क्या किया कि छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स थे, उसके अलग सेपरेटली मास फाइंड करना डिफिकल्ट था, तो पूरे पार्टिकल के ऊपर लग रहा फोर्स फाइंड करने के लिए हम कोई एक पॉइंट पार्टिकल्स की कोई जरूरत थी, इसलिए हमने एज्यूम किया था। एक्चुअली ऐसा होता नहीं, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसी कोई चीज होती है 100%। क्यों? क्योंकि एक्चुअली आप देखने बैठोगे तो एक फिगर यहाँ आपको दिखेगी, एक मिनट, ये वाली,
अब देखो वैसे थोड़ी फिगर अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी ट्राई करो कि यहाँ क्या कर रहा है बंदा, यहाँ बंदा क्या कर रहा है, रोप के ऊपर मेंटेन अपनी बॉडी को मेंटेन रख रहा है, बैलेंस रख रहा है। बैलेंस किसके बेसिस पे रख रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बैलेंस पे, सेंटर ऑफ, नो डाउट सेंटर ऑफ मास वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलमोस्ट सेम होता है लेकिन हर एक केस के लिए नहीं। ओके, इतना डिटेल में ये टॉपिक अभी आपकी 11th स्टैंडर्ड के अंदर नहीं है, अदरवाइज मैं आपको थोड़ा डिटेल में जाता। ओके, वैसे तो बहुत कम डिटेल में बताया हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, लेकिन एज्यूम कर लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि एक ऐसा पॉइंट कि जहां ये पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी कि मैं इस पॉइंट को पकड़ लूं, यदि इस पॉइंट को पकड़, यस सर क्या डाउट है बोलो। सर लास्ट पॉइंट खबर ना पड़ी, कयो पॉइंट, द रिजल्टेंट वाળો, ये वाला, ये हर्ष, रहाना तो बोल बेटा यार, क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं। टोटल फोर्स resultant of all these force is equals to the total weight of the body. Resultant of all the force, एक मिनट वो लीव हो गया है शायद इसलिए, just 1 minute, okay. Total of this force is equals to total weight of the body. Like example for weight क्या है, कोई बता सकता है वेट क्या है, फोर्स है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये पार्टिकल छोटा है, उसका मास समझ लो 1 किलोग्राम है तो उसका वेट लगेगा 1g। ये पार्टिकल है 2 किलोग्राम तो उसका वेट लगेगा 2g। इस पार्टिकल का वेट है 3 किलोग्राम 3 ग्राम तो उसका लगेगा 3g। तो तीनों तीन मिला के 6 ग्राम हुआ, हाँ कि ना। तो टोटल कितना होगा, कॉमन लॉजिक है 6g। कोई डाउट अब, जैसा कि हमने मास किया था वही चीज है वेट के अंदर, वहां मास था यहाँ वेट है। ओके, बाकी कॉन्सेप्ट एक सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है। कि लाइक एग्जांपल फॉर हम क्या कर लेते हैं, ये छोटा पार्टिकल इसका मास है 1 किलोग्राम, ये पार्टिकल 2 किलोग्राम, ये पार्टिकल 3 किलोग्राम है, तो टोटल मास है 6 किलोग्राम। हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि पूरा का पूरा मास इस पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है। सिमिलरली वही चीज, ये पार्टिकल है छोटे छोटे, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं समझ लो यहाँ 1g लग रहा है, इस पार्टिकल के ऊपर 2g लग रहा है, इस पार्टिकल के ऊपर 3g लग रहा है, तो टोटल वेट कितना होगा 1g प्लस 2g प्लस 3g, तो 6 इंटू जी। वेट है, ये मास है, बस इतना फर्क है। बाकी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलमोस्ट एक जैसी चीज है, थोड़ा डिफरेंट है, वो भी मैं कंपैरिजन से आपको बता दूंगा कि क्या डिफरेंट है। लेकिन इतना पता चल गया ना कि मास है, ये मास था और ये वेट है, यानी कि वेट यानी कि वन टाइप ऑफ फोर्स। ओके, मास में हम डायरेक्शन को मायने नहीं रखते थे, वेट में हम डायरेक्शन को मायने रखते थे, मायने रखते हैं जस्ट बिकॉज। आप देख सकते हो यहाँ, एक मिनट, ये बंदा है लाइक एग्जांपल फॉर, समझ लो जरूर नहीं कि हर उसका जो सेंटर ऑफ मास है, थोड़ा ऐसा कोई एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ चलो। उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, हेलो, तो जरूरी नहीं है कि हर बार मैं इसी पॉइंट को पकड़ूंगा तो मुझे उसका क्या होगा, यो बैलेंस होगा। कोई बता सकता है उसका रीजन क्या है। समझ लो उस पॉइंट को मैंने ऐसे रखा और अब बैलेंस करने गया तो क्या चेंज नहीं हो जाएगा पूरा सिस्टम। ऐसे रखा मैंने, क्या वो सेंटर ऑफ मास स्लाइड सेम ही रहेगा, क्या इसी पॉइंट के ऊपर वो बैलेंस होगा। जैसे कि ये वर्टिकली था एज यूजुअल था, तब वो आराम से उसको सेंटर ऑफ मास के पॉइंट पे बैलेंस कर सकते थे, लेकिन जैसे हमने उसको थोड़ा सा इधर उधर किया, उसकी डायरेक्शन चेंज की, तो उसका सेंटर ऑफ मास यानी कि जो पॉइंट ऑफ बैलेंस था, जिस पॉइंट के हम उसको बैलेंस कर रहे थे, एक्चुअली उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नहीं कि सेंटर ऑफ मास। यहाँ तो क्या था कि ऑब्जेक्ट स्टेडी था, एज यूजुअल था, ऐसे वर्टिकली था, इसलिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों कोइंसाइड हो रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने इस पॉइंट को ऐसे कर दिया तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे भी हो सकता है, और लेकिन सेंटर ऑफ मास तो यहाँ ही रहेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ स्लाइड चेंज हो गया,
लेकिन सेंटर ऑफ मास यहीं रहा। लाइक एग्जांपल फॉर मैं वीडियो चालू करके उसका समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, समझ लो। ये पेंसिल है, राइट, पेंसिल, एक मिनट, पेन। अब इस पेन को मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ बैलेंस करना, समझ लो कि मैंने बैलेंस कर दिया ऐसे, भले पकड़ के रखिए लेकिन अभी समझ लो कि मैंने बैलेंस कर दिया। कि इस पेंसिल को मैं ऐसे करूंगा तो क्या वो यहाँ बैलेंस रहेगी कि नीचे गिर जाएगी? नीचे जाती रहे। अब ऐसा तो हम, यानी कि वो बैलेंस पॉइंट है, वो वेरिएबल है ना, लेकिन ये मैं ऐसे पकड़ रखूंगा तो शायद पॉसिबल है कि वो बैलेंस हो जाए। जैसे कि ये काफी सारे वो वीडियो मैंने भेजे थे, उसमें आपने देखा होगा कि वो क्रॉस करके भी बैलेंस कर देता था। ऐसा जरूर नहीं कि उसको एज स्ट्रेट ही रखना पड़ता था, क्रॉस ऑब्जेक्ट को भी अपने हिसाब से कहीं भी वो स्टडी कर लेता। लाइक एग्जांपल फॉर, अब उसका सेंटर ऑफ मास ऐसा भी हो सकता है, हाँ कि ना? ऐसा भी वो बैलेंस हो सकती है रख के। पहले जो ऐसे थी तब यहाँ बैलेंस हुई थी, जस्ट बिकॉज जो बैलेंस पॉइंट है, जो पॉइंट पे मैं बैलेंस कर रहा हूँ, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ओके, और एक्चुअली कोइंसिडेंटली जैसे ही कि ऑब्जेक्ट ऐसा था, मास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली था, इसलिए वही उसका सेंटर ऑफ मास था। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है लेकिन समझने का ट्राई करो। पहले वही उसका सेंटर ऑफ मास था, वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, लेकिन जैसे कि मैंने ऐसे की तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होके यहाँ आ गया। अब मुझे बैलेंस करना है तो उसका सेंटर ऑफ मास की जगह बैलेंस नहीं कर सकता, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जगह में बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि वो नीचे गिरना यानी कि उसके ऊपर फोर्स लगना, और फोर्स यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आई थिंक अब क्लियर होगा टॉपिक। हाँ ना बोलो? यस सर। पक्का ना? यस सर। फील हुआ ना टॉपिक को मैं हाँ। क्या कह, क्योंकि जनरली 90% स्टूडेंट यहाँ मार खा जाते हैं कि सेंटर ऑफ मास को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक जैसा मान लेते। इसलिए क्या करेगा, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है बच्चों? बच्चे। क्या इस पॉइंट के मैं ऊपर बैलेंस कर सकूंगा क्या? रिंग नीचे गिर जाएगी, क्योंकि जगह ही नहीं है कहीं। सेंटर ऑफ मास समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आया इस रिंग का, तो क्या यहाँ मैं पकड़ के उसको बैलेंस कर सकूंगा? ना। बैलेंस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कई पॉइंट लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ये पॉइंट लिया, तो ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। आई थिंक अब क्लियर हुआ होगा टॉपिक को। यस ओके, सर। पक्का Yes. ना? ओके गुड। चलो, डिफरेंट क्या है वैसे मैंने बता दे रहा हूँ, आप रीड करोगे तो आराम से समझ लोगे इस टॉपिक को, डिफरेंस को। चलो, सेंटर ऑफ मास क्या है? कि जहां पूरा का मास वो कंसंट्रेटेड हो। कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मास है तो सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? कि जहां पूरा का वेट। पूरा वेट कॉन्सेंट्रेटेड हो। वेट यानी कि वन टाइप ऑफ फोर्स। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये सेंटर ऑफ मास है और ये वो बैलेंस पॉइंट है, बैलेंस पॉइंट। ओके, चलो दूसरा, ये रिफर टू द मास, इट रिफर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, इन केस ऑफ स्मॉल एंड रेगुलर बॉडी, यदि बॉडी रेगुलर है तो शायद हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करे। जैसे कि मैंने पेन ली थी, माइंड, हमारे माइंड में क्या होता है, हम छोटी छोटी चीज को बैलेंस करने का ट्राई करते हैं, इसीलिए शायद उसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि वो बैलेंस पॉइंट मैच हो जाता है। लेकिन ह्यूज बॉडी के लिए, बड़ी बड़ी बॉडी के लिए उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ध्यान दो। बड़े बड़े, बहुत बड़ी 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 चीज होती है तो जरूर नहीं कि उसका सेंटर ऑफ मास जहां हो वहीं हम इस चीज को बैलेंस कर सके। जैसे कि साइकिल, वो शायद ग्रुप के अंदर वीडियो भेजा था नील ने शायद, तो वैसे नील ने मुझे भेजा था लेकिन मैंने आपको भेजा था, तो आपने देखा होगा शायद वीडियो। तो कोई भी चीज को ऐसे क्रॉस रख के भी बैलेंस कर लेता था। जैसे साइकिल है तो साइकिल ऐसे टेढ़ी रख के इस पॉइंट के बैलेंस कर लेता था। क्या उसका बैलेंस पॉइंट यहाँ है? इसका मीनिंग ये थोड़ा है कि उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों? ओके, तो ये चीज खास ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज थी। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन, इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, क्योंकि मास है तो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं है, और ये किसके ऊपर डिपेंड है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड है। ओके, याद रखना, बहुत कम चांसेस है लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट को, ये डिफरेंस एग्जाम के लिए नहीं, ये डिफरेंट जो है ना वो आपके कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक्चुअली डिफरेंट करने के, डिफरेंस करने के लिए, उसको अलग करने के लिए, उसको प्रॉपर समझने के लिए बनाया हुआ है। ओके, हाँ। चलो यस एक, सर। यदि क्लियर हुआ तो आंसर दो फटाफट से। चलो,
फोर्स जो है, फोर्स एनालॉजी, ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स है, तो रोटेशनल मोशन में क्या होगा फोर्स की जगह? टॉर्क। टॉर्क। यार टॉर्क। लास्ट लेक्चर में समझाया था, इतना क्यों टाइम ले रहे हो? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज बी। बी। ओके, पता है ना कैसे आया वो तो, कि नहीं पता है? पता है सर। ओके, चलो अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझते हैं क्या। जैसे कि मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया की डेफिनेशन क्या थी, याद है ना बच्चों? कि कोई भी हमारी ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें रोकती है कुछ चेंजेस करने में हमारे अंदर। न्यूटन्स का सेकंड लॉ सीखा होगा तो पता होगा, फर्स्ट लॉ सॉरी। ओके, कोई भी बॉडी में यदि चेंजेस हो रहा है तो हम उसका अपोज कर रहे हैं। तो सिमिलरली जैसे हम वो ट्रांसलेशन मोशंस के अंदर देखे थे कि इनर्शिया क्या करता था, रोकता था बॉडी को। शायद किसी ने अच्छे डिटेल्स के साथ कभी एच.सी. वर्मा रीड की होगी, तो एच.सी. वर्मा में इस टॉपिक में ऐसा क्वेश्चन शायद दूसरी बुक्स में भी लिखा हो सकता है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि वैकेशन के अंदर मैंने एच.सी. वर्मा थोड़ी ज्यादा रीड की थी। तो एच.सी. वर्मा में एक चीज लिखी थी, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, नॉट 100% श्योर कि मोमेंट ऑफ वर्ड यूज किया है कि नहीं किया, लेकिन एक ऐसा वर्ड था, स्टेटमेंट था कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास। पता है किसी को, कहीं रीड की होगी? हाँ ना बोलो, कोई किसी ने रीड की होगी, पता हो तो। कितने स्टूडेंट्स को पता था ये? ओके, रीड की होगी तो यहाँ ऐसा कहीं स्टेटमेंट आपने सुना होगा या रीड किया होगा कि इनर्शिया जो है वो एक्चुअली मास की प्रॉपर्टी है। तो सेम चीज है, मास की प्रॉपर्टी है, तो कॉमन लॉजिक है कि इनर्शिया जो है वो मास जैसा ही बिहेव करता होगा। तो ट्रांसलेशन मोशन में जो मास है, रोटेशनल मोशन में उसकी जगह इनर्शिया है। बस खत्म टॉपिक को, यानी कि डिटेल में समझा तो, लेकिन ऐसा कंपैरिजन से याद रख लिया। जैसे 4 स्टार ट्रांसलेशन मोशन में बच्चों एफ, तो रोटेशनल मोशन में टॉर्क हुआ। ट्रांसलेशन यानी कि लीनियर मोशन के अंदर डिस्टेंस था, तो यहाँ एंगुलर डिस्टेंस हुआ थीटा। वहां लीनियर मोमेंटम एल था, तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम, सॉरी वहां लीनियर मोमेंटम पी था, यहाँ एंगुलर मोमेंटम एल हुआ। तो सिमिलरली लीनियर मोशन, ट्रांसलेशन मोशन में जहां मास था, वहां ही यहाँ क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। बोलो क्लियर? यस सर। हाँ सर। अब समझने के लिए उसको, मुझे पता है कि अभी भी इतना फील नहीं हुआ, लेकिन समझ लो कि एक ऑब्जेक्ट है, अब कोई भी रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो उसका टेंडेंसी क्या होती है कि उसको चेंज को अपोज करना, यानी कि रोकना। आपको पता हो तो एक चीज हमने देखी थी कि मास जो है ना, जितना ज्यादा मास बॉडी के अंदर उतना उसका इनर्शिया ज्यादा। मैंने एग्जांपल दिया था। ओके, बड़े बड़े हेवी लोग होते, उसको जल्दी से आराम से उठाना इजी नहीं होता, और यदि दौड़ रहे होते उसको रोकना इजी नहीं होता, हाँ कि ना? क्योंकि उसके इनर्शिया ज्यादा होता है। तो सिमिलरली चीज, जितना मास ज्यादा उतना इनर्शिया ज्यादा, यानी कि मास से इनर्शिया डिपेंडेंट है। तो इट इज, इनर्शिया क्या है, एक ऐसी टेंडेंसी है जो चेंज का अपोज कर रहा है, जो हमने ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में, सॉरी फिफ्थ चैप्टर में सीखा था। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड बाय द फिजिकल क्वांटिटी। अब कितना अपोज कर रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, क्या हो रहा है, अब बोल दिया सर आपने भी, टेंडेंसी है जो रोकती है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन, उसके बारे में समझना है तो क्या करना होगा, हमें मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया के बारे में समझना पड़ेगा। ओके, अब क्या है मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया वो देखते। रोल प्लेड बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशंस इज सेम एज द रोल प्लेड बाय मास इन ट्रांसलेशन मोशन। अभी मैंने समझाया वही चीज कि जो लीनियर ट्रांसलेशन मोशन में मास का रोल था, रोटेशनल मोशन में किसका रोल है बच्चों? यानी कि फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू m इंटू ए, हाँ कि ना, लीनियर मोशन में। तो ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स की जगह कौन बिहेव करता था, फोर्स का रोल कौन निभाता था, टॉर्क। एक्सेलरेशन का रोल कौन निभाता था, अल्फा। अल्फा। सिमिलरली मास का रोल आई इनर्शिया निभाएगा। बोल क्लियर ना? हाँ। यस सर। ओके, हाँ। मैंने कभी भी रोटेशनल मोशन के फॉर्मूला याद नहीं रखा, अभी भी मैं एटलीस्ट अभी इतने सालों के बाद भी मैं इनकेस यदि रोटेशनल मोशन के फॉर्मूला में कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो मैं याद कर लेता हूँ कि ट्रांसलेशन मोशन में क्या था फॉर्मूला भाई। ओके, एफ इज इक्वल टू एम है तो टी इज इक्वल टू आई अल्फा, ऐसे में याद रख लेता कोई टॉपिक को। ओके, थोड़ा इजी हो जाते समझना। चलो, ये तो चीज आपने ऑलरेडी समझ ली है। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट द इनर्शिया ऑफ द बॉडी इन द रोटेशनल मोशन, ये भी मैंने आपको बता दिया है। मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया
जनरली रोटेशनल मोशंस में होता है, इसलिए उसको रोटेशनल इनर्शिया भी बोलते हैं। शायद क्वेश्चन में कहीं एमसीक्यू में ऐसा कोई वर्ड आ जाए कि रोटेशनल इनर्शिया, तो कंफ्यूज नहीं होना, इट्स द सेम एज मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। ओके, अब मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया है तो खाली मास के ऊपर डिपेंड होगा नहीं। किस किस चीज के ऊपर डिपेंड होता है? 3 चीज के ऊपर डिपेंड होता है, मास, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशंस एंड मैनर इन विच द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द एक्सिस। कैसे, समझ लो। पहली ये तो पता चल गया कि जिसका मास इसका इनर्शिया ज्यादा, हाँ कि ना? दूसरा बोलो बच्चों, एक चीज में बताता हूं। यहां मैंने 5 किलोग्राम की चीज रखी, यहां मैंने 5 किलोग्राम की चीज रखी। कोई बता सकता है, कोई बता सकता है किस, दोनों सेम मास है ना, लेकिन ये रोटेशनल मोशन जब होता है तो उसका ऑपोज कौन ज्यादा करता है? कौन ऐसे रहने का ट्राई करता है? ऐसे के ऐसे रहने का ट्राई कौन करता है? नीचे अंदर वाला R1 वाला या R2 वाला? हेलो, R2 ऐसे ही ऐसे रहने का, बेटा चेंज होने का नहीं बोल रहा हूं मैं। R1 R1 एज यूजुअल रहेगा, R2 क्या होगा? फेंकाई जैसे। यानी कि दोनों का इनर्शिया चेंज हुआ कि नहीं? मास तो सेम ही था। यदि खाली मास के ऊपर डिपेंड होता तो यहाँ दोनों चीज एक साथ रहने का ट्राई करती, सेम मास वाले, इसलिए। यानी कि ये डिस्टेंस भी मायने रखता है। डिस्टेंस यानी कि पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से इस मास की, इस बॉडी की पोजीशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। बोलो, क्लियर कॉन्सेप्ट? हाँ। और दूसरी चीज, मैनर्स इन विद द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो, यदि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता ना तो इसका इनर्शिया अच्छे से बन जाता, आराम से। लेकिन यही चीज यदि ऐसे होता, इसका इनर्शिया बड़ा हो जाता या छोटा हो जाता, डिपेंड कर रहा है। तो काफी बार ऑब्जेक्ट का जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका शेप साइज के ऊपर भी डिपेंड होता है इनर्शिया। ओके ओके, फिर भी अब डिटेल में आप नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे इनर्शिया के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, लेकिन अभी इतना समझ लेना। अब फील करते इस टॉपिक को। चलो, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया को, अभी तक मैंने मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया के बारे में ऐसे चीज बताई जो आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये चीज याद रख लेनी है, याद नहीं रखनी है, समझना है कि क्या है। समझ लो कि एक पॉइंट है, पॉइंट मास है छोटा सा, ये पॉइंट ऑफ एक्सिस है, इसके आसपास घूम रहा है r डिस्टेंस से। कितने डिस्टेंस से? r डिस्टेंस से। तो इसका मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या बनेगा? I इज इक्वल्स टू mr²। ओके, फॉर्मूला मैं बता रहा हूं बच्चों, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। ऐसा मत सोचो कि मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया यानी कि खाली मास ही है। मैंने ऐसा नहीं बताया कि मास और इनर्शिया सेम है। मैंने ऐसा बताया कि जो मास का रोल था ट्रांसलेशन मोशन में, वो उसका रोल इनर्शिया कर रहा है। दैट डजंट मीन दैट बोथ आर द सेम टर्म्स। काफी स्टूडेंट्स क्या कर लेते, उसको सेम मान लेते। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ भाई? थोड़ा मुझे पता है कि टॉपिक ऐसे नए टॉपिक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाहर के टॉपिक है, जो जिंदगी में पहली बार आप सीख रहे हो। ओके, लेकिन समझोगे, इन्वॉल्वमेंट रहेगा, टॉपिक को फील करोगे तो आराम से ये सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। तो इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है बच्चों? I इज इक्वल्स टू mr²। याद रहेगा ये फॉर्मूला? डिस्टेंस क्या है? लाइक एग्जांपल 4, ऐसा मैं समझू, ये ऑब्जेक्ट है, ये मास है m1, ये डिस्टेंस r1 है, तो इसका मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया क्या होगा? I इज इक्वल्स टू mr m1 r1²। बोलो, क्लियर? एक हमने अभी ये टेम्पररी कोई छोटे पॉइंट मास के लिए बात की है, जरूरी नहीं कि हर एक बार पॉइंट मास के लिए है। काफी बार क्या होता है, डिस्क्रीट सिस्टम यानी कि बहुत सारे कॉमन लॉजिक है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर छोटे 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 इन्फिनिटी ऑफ मास हो सकते हैं। ओके, तो उसके हिसाब से उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो समझ लो कि ये ऑब्जेक्ट आपको सामने दिख रहे हैं, उसके अंदर m1 m2 m3 mn जैसे बहुत सारे मासिस है, जो पर्टिकुलर r1 r2 r3 r4 rn जैसे डिस्टेंस से डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बनेगा m1 r1², m2 r2², m3 r3², mn r1²। बोलो, कोई डाउट? सिंगल था m, तो उसका फॉर्मूला mr²। यदि दो चीज है, ओके, दो मास है, समझ लो m1 भी है
m2b, इसका r1 है, इसका डिस्टेंस r2 है, तो इसका इनर्शिया हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे हैं तो m r स्क्वायर। बोलो कोई डाउट बच्चों? No, sir. ओके, बस चलो देखते हैं टॉपिक कितना फिल हुआ है। दिखाओ आंसर। रिलक्टेंस टू अंडरगो चेंज इन द स्टेट ऑफ बॉडी इन रोटेशनल मोशंस इज गिवन बाय। रिलक्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस, ऑपोजिशन, D. कॉमन लॉजिक है। ओके, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। सेकंड का आंसर All of the above. पोजी All of the All of above. the above. D. ओके ओके, बताओ C. C. क्यों? देखो I इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला आगे, I1 M1 R1 MR plus M2 अब R2 square अब plus मैथ्स क्या कहता है, ऐसे छोटी छोटी चीज को क्या कर लो, एक मिनट हो, सिग्मा Summation. समेशन कर लेते। तो समेशन करेंगे तो सिग्मा कहाँ से, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो अब क्या लिखेंगे, m, उल्टा लिख लिया नहीं मैंने, सॉरी m1 r1 mi ri होल स्क्वायर, इनर्शिया का फॉर्मूला सी। ओके, अब रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या, अभी देखो काफी सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर कि आपने देखा कि R1 R2 R3, अब वो कैसे निकालेंगे, अलग चीज के लिए अलग अलग R1 R2 R3 रहेगा, अलग अलग मास होगा, ऐसा आपको करने की जरूरत ही नहीं है। उसका सॉल्यूशन है हमारे पास। ओके, पहले तो R1 R2 R3 है ना, उसका सॉल्यूशन है रेडियस ऑफ जायरेशन। हम क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे R1 R2 R3 का एक एवरेज निकाल लेंगे। हेलो बच्चों, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R3 स्क्वायर का एवरेज निकाल लेंगे। लाइक एग्जांपल 4 समझ लो, 3 ऑब्जेक्ट है, 4 ऑब्जेक्ट है, 5 ऑब्जेक्ट है, इसका है 3, इसका है 4, इसका है 5, इसका अलग अलग ले लेता, चलो बाद में आपको ऐसे। तब हम क्या करेंगे, R1 स्क्वायर निकालना है, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R3 स्क्वायर, तो अलग अलग वैल्यू थोड़े लेंगे हम। क्या करेंगे, एक I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर फॉर्मूला था बच्चों, तो हम ये फॉर्मूला नहीं डालने वाले हर बार कि m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर। यदि डिस्क्रीट सिस्टम होगी तो सेपरेट मास यदि दिया होगा, सेपरेट डिस्टेंस दिया होगा, तो वी कैन राइट दैट फॉर्मूला। बट डिस्क्रीट सिस्टम होगी, कंटिन्यूअस रिजिड बॉडी होगी, तो उसके लिए हमें एक सेंटर ऑफ मास की पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का मास और एक ऐसा रेडियस r चाहिए, एक ऐसी वैल्यू चाहिए r की जो सभी का एवरेज निकाल के मुझे मिले। तो उसके बारे में जो अभी सीखना है टॉपिक, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। टॉपिक पता चला मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि R1 R2 अलग अलग है, तो उसका एक ऐसा कोई सर मुझे एक ऐसी वैल्यू बता दो जो मुझे R1 R2 R3 को अलग अलग ना करना पड़े हर बार। तो वो जो सॉल्यूशन है वो है रेडियस ऑफ जायरेशन। है क्या? अभी मुझे पता है कि स्टेटमेंट आप रीड करोगे तो कुछ भी नहीं पता चलने वाला आपको, फिर भी मैं रीड कर रहा हूँ। एज अ मेजर ऑफ द वे इन विच द मास ऑफ द रोटेटिंग रिजिड बॉडी is distributed about the axis of rotations, we define the quantity called the radius of gyrations। अभी जो मैंने बताया वही चीज लेकिन कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखी हुई है, इसलिए अब इसको हमें ना इग्नोर कर लेते हैं। इसका सिंपल एंड शॉर्ट लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेनेशन दूं ना, तो ऐसे बता सकता हूँ कि जब भी मुझे इनर्शिया फाइंड करना होता है, ओके, रोटेशनल रिजिड बॉडी का, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा क्वांटिटी लेंगे जो R1 R2 R3 का इक्विवेलेंट हो। इस क्वांटिटी को हम रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। कोई डाउट बच्चों? अब क्या है रेडियस ऑफ जायरेशन? ओके, उस पहले एक काम करते हैं, रीजॉइन कर लो तो उसको डिटेल्स में सीखते हैं। चलो फटाफट रीजॉइन कर लो लेक्चर्स को, 1 मिनट बची है तो।